हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे हारे का सारा सीरीज। हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एकदम बहुत बढ़िया तरीके से चलते जा रहे हैं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपनी अटेंडेंस प्लीज लिख लो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो A to Z इंग्लिश, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का सारा सिलेबस मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोगों की अटेंडेंस जरूर चाहिए मुझे। प्लीज गाइस अपनी अटेंडेंस मार्क करना प्लीज मत भूलना। ओके, तो लेट्स गो विद अनदर टॉपिक जिसका नाम है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं भैया PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों करने वाले हैं PYQ? ताकि हमें पैटर्न समझ में आए कि कल जो हमने चैप्टर किया था ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कितने सारे 14 तो इसके आगे 12 से 13 कुछ उसके होंगे। उसके बाद फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है। आप हमारे जो क्या नाम लेते हैं एग्जाम पैटर्न्स है पिछले कुछ सालों के अंदर CBSE किन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहा है। क्यों मैंने कहा था इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है, बट दे आर स्लाइटली सम ऑफ द टॉपिक व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर टॉपिक्स। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दूसरे टॉपिक के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान भी देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले 1 मार्कर से देखेंगे, फिर 3 मार्कर, 4, 5, 6 एकदम A to Z सारी सीरीज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूल के प्रिंसिपल्स की। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेटरी डीकॉक्स। अरे यार, ये तो नाम सुनते आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? टीम स्पिरिट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टीम स्पिरिट के बारे में। एक और चीज मैं बीच बीच के अंदर आपका चैप्टर रिवाइज करवाता जाऊंगा। वो कैसे? अब मैं आपको जैसे प्रिंसिपल आ गया एस्पिरेटरी डीकॉक्स, तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, इंडिविजुअली तो नहीं चलेगा, टीम वर्क चलेगा। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लाना चाहिए? टीम वर्क लेकर आना चाहिए। भाई देख, हम सब लोग है ना बढ़िया सी टीम बनाते हैं। हम लोगों की जो टीम है इसे हराने वाला कोई नहीं है, एंड वी ऑल आर द बेस्ट। We can give our best and we all are the best। एक क्या करने, मैंने एक टीम स्पिरिट बनाई कि यार देखो मैं अकेला नहीं कर सकता, तुम लोगों को भी है। लेट्स मेक अ टीम स्पिरिट। ओके, एस्पिरेटरी डीकॉक्स यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करते हैं? हमारे पास यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द पीपल, दैट इज टीम स्पिरिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर which principle of management implies that there should be one head and वन प्लान। ओके, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? वन हेड एंड, यहाँ पे वन बॉस के बारे में बात नहीं कर रहा। काफी लोगों बच्चों के मन में आ जाता है वन हेड मतलब वन हेड के मतलब यहाँ पे कुछ बॉस के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं बॉस, हम यहाँ पे एक और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सोचो किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, रिलायंस है ना, तो यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। रिलायंस क्या है? रिलायंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर है। रिलायंस इलेक्ट्रिकल्स में भी है, रिलायंस क्लोथिंग के अंदर भी है, रिलायंस अपने कुछ और बिजनेस के अंदर भी है, बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर रिलायंस। अब एक चीज बताओ, जैसे टाटा का एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा मोटर्स भी है, टाटा नमक भी है। जिस हिसाब से टाटा नमक बेचते क्या उस हिसाब से टाटा अपनी मोटर मार्केट चला लेगा? नहीं। और जिस हिसाब से मोटर मार्केट चलाते क्या उस हिसाब से टाटा सॉल्ट चला लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शंस क्या है? अलग अलग है। तो इनके लिए प्लान भी क्या होने चाहिए? अलग होनी चाहिए। यानी कि वन हेड एंड वन प्लान, यानी कि एक डायरेक्शन तो एक प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? देखो गाइस, which principle of management say that employees should receive orders from one superior only। एक ही जगह से आना चाहिए, ना घर वाली ना बाहर वाली। कौन सी वाली? यूनिटी ऑफ कमांड वाली। यानी कि घर वाली कहेगी कि इस साइड आओ, बाहर वाली कहेगी इस साइड आओ। हमें कहाँ जाना है? दोनों को छोड़ना है, मतलब छोटा किसी को नहीं है। हमें क्या करना है? ये प्रिंसिपल्स को अवॉइड करना है कि ऐसी कोई सिचुएशन ना है हमारे पास जिसके अंदर घर वाले भी बुला रहे हैं, बाहर वाले भी बुला रहे हैं। क्यों? इससे क्या होगा? एम्प्लॉय कंफ्यूज होगा। इसके अलावा क्या होगा? घर वाले और बाहर वाले में लड़ाई हो जाएगी। क्यों? वो कहेगी मेरा पति है, वो कहेगी मेरा पति है। ईगो क्लैशेस होंगे किसके अंदर? हमारे मैनेजर्स के अंदर। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करूं, और ये जो ऑर्डर डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे जिस वजह से मैं जो है अपने काम के अंदर ना इसकी कर पाऊंगा ना उसकी कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे लिखा ये रहा, यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ प्रिंसिपल देखो क्या लिखा, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इंडिकेट। यानी कि आपको अपने एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव देना चाहिए कि भैया तुम लोग आओ, क्योंकि एट द एंड मैं काम नहीं करने वाला, तुम लोग हो एक्चुअल वर्कर्स, तुम लोगों को काम करना है। तो तुम लोग बताओ, जैसे मैं एक पर्टिकुलर टेक्निक लेके आ रहा हूँ, तुम लोग इसे समझने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो? अगर हो तो सीखो, अगर नहीं हो तो क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, इसके अंदर ट्रेनिंग चाहिए तुम लोगों को, मैं ये ट्रेनिंग लगवा देता हूँ। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? उनसे इनिशिएटिव ले रहा हूँ, उनसे उनकी राय। ये तो होगा एक तरीके से कोई नई टेक्नोलॉजी। इसके अलावा या मैं नए प्लान्स लेके आना चाहता हूँ, तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो मुझे बताओ। मैं उनसे क्या ले रहा हूँ? सजेशन ले रहा हूँ। वो क्या करें? इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यार ये बंदा हमसे पूछा, इनिशिएटिव लेते हैं, हम अपनी राय देते हैं इसके सामने। क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है ये? ठीक है,
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इंडिकेट, आप बता दो इसके अंदर। ओके, व्हाट डिड फ्यूल इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक इन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ओके, व्हाई डिड फ्यूल जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल गैंग प्लैंक का, क्यों किया था? बिकॉज इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आ जाए और हमें इंफॉर्मेशन को बहुत क्विकली सप्लाई करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? गैंग प्लैंक यूज करते हैं। कैसे यूज होता है गैंग प्लैंक? जैसे ए बी सी डी ई। अब ये जो सी है, इसे ई को कोई इंपॉर्टेंट बात करनी तो उसे स्केलर चेन के अकॉर्डिंग तो इसे ऐसे जानना पड़ेगा कि स्केलर चेन क्या होता है? सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि कहां से होता है? फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट। अब सी को पहले बी को, बी को ए को, ए को डी को, ई को, कितना लंबा चलेगा? तो हम यहाँ पे कहते हैं अगर तुम सेम लेवल पे हो ना तो तुम एक शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो जिसका नाम होता है गैंग प्लैंक, ठीक है। पर एक और कंडीशन होती है कि दोनों को सेम लेवल पे होना जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? Which principle of management is violated if subordinate is asked to receive orders from two or more supervisors unity of command। एक तरफ है घरवाली, दूसरी तरफ है बाहर वाली, ठीक है। आई होप आपको 1 मार्कर्स के अंदर कोई डाउट नहीं आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द 3 मार्कर्स। 3 नंबरों में देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास 3 नंबरों के अंदर। तो 3 नंबरों के अंदर पहली ही केस स्टडी आ चुकी है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हम केस स्टडी को भी साथ साथ पढ़ लें। पता है केस स्टडीज को कैसे पढ़ना होता है? मैंने पहले बताया हुआ है, हमेशा केस स्टडी के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है केस स्टडी के अंदर, बाद में देखने बैठो। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट पढ़ता हूँ, जैसे स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन नंबर पैराग्राफ, मुझे पता चल गया मुझे प्रिंसिपल ढूंढने हैं इसके अंदर से, ठीक है। फिर फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये तो पॉइंट हाथों हाथ निकल गए। क्यों? जब अगर मैं सीधा पढ़ने बैठूंगा मेरे दिमाग में क्या आएगा? इसमें इसके भी प्रिंसिपल हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, फीचर्स भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी हो सकती है। मैं चारों पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा तो क्यों इतना दिमाग लगाना? एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू लगा, पहले पढ़ लिया क्वेश्चन क्या कि अच्छा हमें प्रिंसिपल बताने, उसके अलावा आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज दैट द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी की 2 पॉइंट्स बताने सोसाइटी। ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन हो गया, वैसे कंपार्टमेंट 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। पता है आपको वैसे अकाउंटेंसी का, आपको पता है वैसे सिस्टम, आप अकाउंटेंसी का अगर मेन जो पेपर होता है ना वो सोखा होता है, पता है किसके कंपैरिजन में? जो कंपार्टमेंट का पेपर होता है। कभी अगर आप नोटिस करोगे ना जो भी आपके टीएस के वाले में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे, सारे के सारे कंपार्टमेंट एग्जाम्स के हैं। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई कहता है कि बाकी किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो पास हो जाओगे, अकाउंटेंसी में गलती से फेल हो गए तो भैया हम तो साल दोबारा ही करवाएंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट हमें 2 पॉइंट बताने, देख लेते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स है। वैसे ये 3 नंबर के अकॉर्डिंग है तो आई गेस ज्यादा से ज्यादा 2 प्रिंसिपल होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, या एक भी हो सकता है। टैली लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स, ओके, इज मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स to from old clothes to discourage us use of plastic files and folders, okay। For this they employ people from nearby villages, okay, where less job opportunities are available। एक ऐसे गांव से उन्होंने ली जहाँ पे कम जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। and employ Harish designed a plan for the cost reduction but it was not welcomed by the production manager। उन्होंने एक बंदे के पास अच्छा सजेशन था लेकिन हम लोगों ने उस सजेशन को वेलकम नहीं किया, तो हम लोगों ने क्या नहीं किया? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव नहीं किया, ठीक है। Another employee gave some suggestions for the improvement in design but it was also not appreciated by the production manager। State the principle of management described in the above case। यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कौन सा प्रिंसिपल लगेगा हमारे पास? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लगेगा। एक ही प्रिंसिपल लग रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे पर्सन जो था अच्छे थे, वो उसके पास सजेशन थे लेकिन हम क्या करें? रहने दे, हम उससे इनिशिएटिव नहीं लेने दे रहे। हम कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 आप क्या है? वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब, ओके, इज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। आप समझे अंदर देशभक्ति जाग रही है, ये तो बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग अंडर हैवी लॉसेस, ओके। वो एलईडी बल्ब बना रहे हैं और काफी टाइम से वो हैवी लॉसेस के अंदर चल गया बेचारी। To revive from the losses, the management thought of shifting the unit to a backward area where labor is available at low cost, ठीक है, लेबर अच्छी कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। The management also asked the workers to work overtime without any additional payment and promised to increase the wages of the worker after achieving its mission। उन्होंने कहा कि भैया देखो एक बार तो सैलरी नहीं बढ़ा रहे पर आप ओवर टाइम करो, जब हमारा मिशन जो हमारा प्रोजेक्ट है खत्म हो जाएगा हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो देखो आगे within a short period of time the company started earning profit because both the management and the workers honored their commitments, ठीक है। तो इसके अंदर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताने की कौन सा मैनेजमेंट लगा? मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था
कौन सा कि मैं आप कि वर्कर्स को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, मैनेजर को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। देखो वर्कर को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, किसके प्रति? मैनेजर के प्रति। मैनेजर को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। या मैं मेरी लाइफ में एकदम डिसिप्लिन हूँ, यानी कि मैं मेरी कमिटमेंट्स, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये का मतलब ये सारी मैं मतलब वॉकिंग एक्सरसाइज ये सारी चीजें करता हूँ और वापस आता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ एकदम टाइम टू टाइम, यानी कि मैं मेरी कमिटमेंट जो मैंने खुद से करी है खुद से पूरी कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ? डिसिप्लिन हूँ। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे की जो कमिटमेंट्स है उन्हें क्या करो? फुलफिल करो। वर्कर्स ने कमिटमेंट फुलफिल करी किसके प्रति? मैनेजर्स के प्रति। कि मैनेजर्स ने क्या कहा कि भैया तू मेरा काम कर, तो मेरा काम कर, हमने उसका काम कर रहा है। सिमिलरली हम जो मैनेजर्स है वो अपनी कमिटमेंट्स कर रहे हैं कि भैया जो तुम्हें प्रमोशन चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अच्छा काम करो। जैसे इसके अंदर था कि तुम अच्छा काम करो, मैं तुम्हारे वेजेस बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे उसने अपनी कमिटमेंट पूरी करी, वर्कर्स ने अपनी कमिटमेंट पूरी करी, तो दोनों क्या थे? डिसिप्लिन थे। आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज, दो कोई भी दो वैल्यूज बता सकते हो, जैसे कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, अब नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे। Okay, name and explain the principle of management according to which a manager should replace I with me. कि मैं नहीं हूँ, हम सब है, we. Conversation with the workers कहाँ पे है भैया? टीम स्पिरिट क्या लेकर आने हम लोगों को? टीम स्पिरिट लेकर आने, यानी कि क्या लिखना है? स्पिरिट डिकॉप्स, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे स्पिरिट डिकॉप्स, यानी कि इट इज अ प्रिंसिपल जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं? मैं कल्ला नहीं हूँ, इट इज नॉट मी, इट इज अस। हम सब है जो इस देश के, हम सब है इस देश की युवा पीढ़ी, हम सब है, मैं कल्ला नहीं हूँ देश की युवा पीढ़ी, हम सब है इस देश की युवा पीढ़ी जो इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो हम लोगों के अंदर क्या है? टीम स्पिरिट है। क्या ये कल्ला नहीं है? जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है तो वहां पे अगर जो हमारे कैप्टन है रोहित शर्मा, वो ये नहीं कहते कि मैं कल्ला हूँ, मैं कल्ला मैच जिताता हूँ, वरना मैं 0 पे आउट ही ना होता। ठीक है, पर कोई बात नहीं, हो जाता है काफी बार, काफी ज्यादा बार हो जाता है। तो अब जैसे देखा जाए रोहित शर्मा है तो वो ऐसे थोड़ी ना कि मैं कर हूँ, नहीं विराट कोहली भी टीम का है तो वो ऐसे कहते, ऐसे थोड़ी ना करते कि यार सिर्फ रोहित शर्मा की टीम है ये, विराट कोहली की नहीं, हम इंडिया की टीम है, यानी कि क्या है उनके अंदर? टीम स्पिरिट है। ठीक है, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच रिक्वायर जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज बाय द मैनेजमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे इस चीज के बारे में यहाँ पे जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, पेनल्टीज लगानी। पेनल्टीज क्या मतलब? पेनल्टीज का क्या मतलब होता है कि आप लोगों को बॉस की पेनल्टी होता है कि आपने काफी सुना होगा कि पेनल्टी मिल गई। पेनल्टी मतलब आपको एक पनिशमेंट कह सकते हैं आप लोग एक तरीके से, कि आप लोगों को क्या मिली है? यहाँ पे एक पनिशमेंट मिली है। तो अब अगर पनिशमेंट जो है वो कब मिलेगी आपको? नेम द प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल व्हिच रिक्वायर जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, यानी कि जब आप काम ढंग से नहीं करोगे, जब आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आपको क्या मिलेगी? पेनल्टी से ही मिलेंगी। जैसे अगर आपको कहा हुआ है कि भैया 5 बजे ऑफिस आना है, सुबह 5 बजे आप पहुंच रहे आराम से 10 बजे तक, कि आज दिन चढ़ गया, ऐसे करके आप आराम से 10 बजे तक पहुंच रहे हो, तो क्या कहेगा आपका मैनेजर? कॉलर पकड़ेगा, जा तू निकल यहाँ से, पेनल्टी पर। लेट आने के होते ना काफी बार, जैसे स्कूल में होता है कि अगर टीचर लेट आता है तो 100 रुपए का वाउचर काट देते हैं ना, होते हैं, बड़े बेकार होते हैं काफी ऐसे लोग, नहीं काटना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ आपके 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन व्हिच वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें हम कहेंगे भैया तुम लोग अपने सजेशंस दो, इनिशिएटिव। अब एक चीज देखो, हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो, आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए होंगे। ठीक है, देखे तो सही हो, वैसे ऐसे थोड़ी ना हर एक क्वेश्चन का देख रहे हैं कि है या नहीं है, कुछ चीज आपने नोटिस करी होंगी। क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, बहुत मतलब रिपीटेड बार आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और डिसिप्लिन ये रिपीटेडली आए 3 नंबर के लिए। ठीक है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। अभी तक 2 ही प्रिंसिपल दिमाग में लेके आना, देखो 14 प्रिंसिपल है, कुछ पॉइंट्स तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो 2 को तो डाल दो, एक प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और दूसरा कौन सा आपका? प्रिंसिपल ऑफ ये अपना डिसिप्लिन। अब आ जाओ 4 नंबर के ऊपर, कि 4 नंबर के ऊपर क्या मिलेगा? 4 नंबर पे क्वेश्चन भी बड़े ही मिलेंगे। पहले क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर व्हिच वाज नॉट फॉलोड बाय दिस मल्टीनेशनल कंपनी, कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ऊपर वाले केस में नहीं फॉलो किया गया। ठीक है, आइडेंटिफाई द वैल्यूज व्हिच आर बीइंग इग्नोर्ड, ये आपको कोटिंग लाइन से बता देना है कि किस हिसाब से। चलो देखते हैं क्या करके क्वेश्चन। निकिता एंड सलमान, ऐश्वर्या एंड सलमान completed their MBA and started working in a multinational company at the same level, के ऊपर वो काम करने लग पड़े। Both are working hard and are happy with their employees, दोनों अच्छे खासे बंदे, शादीशुदा मुझे लग रहे हैं, शादी वादी करने वाले। सलमान had the habit of smoking on the sets of, okay, Salman had the habit of backbiting, okay, and wrong reporting about his colleagues, okay, तो चुगलबाज है एक तरीके से सलमान चुगलखोर है। तो impress the his boss,
ठीक है, वो अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए चुगलखोरी करता है। ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट, सबको पता है कि बेचारा सलमान चुगलखोर है। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वाज जज्ड बेटर देन सलमान, और ये देखा गया कि जो निकिता की परफॉर्मेंस है वो बेटर थी सलमान से। इवन देयर बॉस मोहम्मद सारिक, क्या बात है, ये नाम ही कहां से लेके आ रहे हैं, मोहम्मद सारिक डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान खान, क्यों, क्योंकि वो तो चुगलीखोर था। ठीक है, स्टेटिंग दैट बीइंग अ फीमेल Nikita will not be able to handle the complications of the higher post। यानी सलमान बड़ा दोगला आदमी है। सलमान क्या कह रहा है कि देखो सलमान खान पहले तो चुगलखोर आदमी है सर, ठीक है, चुगलखोर आदमी है, दूसरों को भी पता है कि जो चुगलखोर है वो पता है कि ये चुगली करता है। इसके अलावा इन्होंने बॉस ने डिसाइड किया कि यार देखो निकिता अच्छी काम कर रही है, निकिता को प्रमोशन देते हैं। वो कहते हैं निकिता तो लड़की है, तो लड़की है तो छोरी है, तो क्या हो, तो कहते हैं ये तो छोरी है या क्या करती काम, तो पानी कहां से लीक हो रहा है। जो पानी लीक हो रहा है कपड़े, चलो, तो यहाँ पे निकिता को वो कहते हैं ना या तो छोरी या क्या करती, मैं छोरू मैं करसूं, तो फिर वो क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज की कमी हो रही है, किस चीज की महसूस हो रही है, यार ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनके अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, इनके अंदर क्या नहीं है, टीम स्पिरिट नहीं है, यानी कि इनके अंदर एक्सपीडिटी डी कॉप्स का प्रिंसिपल नहीं लगता है। एक तो ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, 4 नंबर का, एक ही नहीं है, दो आएंगे, एक्सपीडिटी डी कॉप्स नहीं, क्यों सलमान जो है वो टीम स्पिरिट नहीं मेंटेन कर रहा। एक और प्रिंसिपल आ रहा था मेरे दिमाग के अंदर, जो कि था कि ये कहाँ पे गया, all the employees in the organization knew it at the time of performance appraisal was judged better than सलमान। एक सेकंड रुको, एक पॉइंट और था, promote stating that being a female, हाँ being a female, यानी कि यहाँ पे एक और प्रिंसिपल आया, कौन सा, जो टीम स्पिरिट ब्रेक कर रहा है, दूसरा फीमेल का नाम लिए यार। अगर आप जेंडर कास्ट रिलीजन के ऊपर करो तो आप एक प्रिंसिपल को वॉयलेट करो, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सब बराबर है बॉस, और यहाँ पे इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी, ऐसा नहीं सबको बराबर सैलरी दो, नहीं, जो हायर वाले से हायर, जो लोअर वाले लोअर, लेकिन बिहेवियर सबके साथ ऐसा नहीं है। कोई मैनेजर ऊपर वाला आया तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं, लेट होने दो, कोई वर्कर आ गया तो हमने उसे 10 खोली सुना दी ना, सब बराबर है यार। ऐसा नहीं है कि अगर आपका अगर ये जो है ऊपर लेवल का बंदा है तो हम उसे ऐसे कहेंगे नहीं यही मान है, ये हमारे भगवान है, नहीं, सब बराबर हो, ऐसा नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे है, नहीं, रूल सबके लिए इक्वल है, रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीवन। रूल जो है आपके स्कूल के अंदर कोई अमीर ज्यादा होगा उसके लिए भी बराबर है, कोई बेचारा एवरेज मिडिल क्लास होगा या पुअर मैन होगा उसके लिए भी सेम रूल्स होते हैं, कोई रूल्स के अंदर ऐसे भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आपका लग जाएगा ये वाला प्रिंसिपल, और दूसरा आपका लग जाएगा इसके अंदर एक्सपेरिटी कॉप, ठीक है, दोनों प्रिंसिपल लग जाएंगे आपके इसमें। अब आ जाओ आपका एक्सप्लेन फॉल्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मैंने आपको बता दी, इक्वल ट्रीटमेंट, नो बायसनेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट रिलीजन के ऊपर नहीं होना चाहिए, सबको बराबर एहसास देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो यार, अगर हमारे क्लास हम लड़के यार, हम लड़कों को बुरा नहीं लगता जब क्लास के अंदर सारे बच्चे खड़े हो, लड़कियां बैठ जाओ, लड़के खड़े रहो, बुरा लगता है, नहीं लगता, हम डिससेटिस्फाइड होता है, हमारे मन में जाते हैं यार ये टीचर बेकार है, क्यों लड़कियों को क्यों बैठा दिया है ना, ये होता ही नहीं होता। जब आप किसी कंपनी, जब आप मतलब मान लो ग्रुप के अंदर हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपके टीचर ने क्या क्या अपने बेटे या फिर अपनी बेटी को आगे कर दिया कि हाँ बस वो ही आगे और हम लोगों को पीछे कर दिया, तो आप लोगों को लगेगा नहीं यार ये टीचर काम का नहीं है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, लगता है नहीं लगता, यही है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्योंकि आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। दूसरा होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर डज नॉट मीन, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ऑर्डर का मतलब कमांड होता है तो बहुत आप एकदम गलत सोच रहे हो। ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, ऑर्डर मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। सरकारी दफ्तर गए हो, अरे भैया शर्मा जी कहाँ मिलेंगे, शर्मा जी यार लंच कर रहे होंगे बाहर, देख लो बाहर देखे लंच, शर्मा जी अंदर होंगे, शर्मा जी कहाँ, शर्मा जी वहाँ, अरे कहाँ है शर्मा जी, हमने कहा शर्मा जी का एक कैबिन बना दिया हम लोगों ने। अब शर्मा जी के पास जाना है तो शर्मा जी एक ही जगह मिलेंगे, तो अब एक चीज क्या मेरा टाइम वेस्ट होने से बच गया, हाँ तो मुझे शर्मा जी का कैबिन मिल गया, यहीं पे मिलेंगे शर्मा जी खाना खाते हुए कि भिंडी की सब्जी खा रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग कि खाओ देख रहे हैं ना, हम लोगों को क्या अब भटकना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हमें एक पर्टिकुलर कैबिन मिल गया कि यहाँ पे जैसे होते हैं ना, अगर आप जैसे आपको बाइक खरीदी तो आपको कैश एक पर्टिकुलर जगह पे ही जमा करवाना होगा, या ऐसे कैश जरा उसे दे दो उसे दे दो, ऐसा तो नहीं होता। एक पर्टिकुलर काउंटर बनाते हैं ये लोग, रिसेप्शन बनाते हैं ताकि आपको बता सके कि अच्छा आईसीयू इस साइड जाके उस साइड जाएगा। आप लोगों को क्यों बताते हैं ये लोग, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं ना कि आईसीयू का एक पर्टिकुलर आपको बता दे कि यहीं पे आईसीयू है, आईसीयू भटकता नहीं रहता। तो ये तो क्या मटेरियल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट है पेन्स का, ठीक है, मेरे पास एक सेट है पेन्स का, मैं दिखाता हूँ, चलो
मैं आप लोगों को ये देखो कि मेरे पास, मान लो मेरे पास ये सारी बुक्स हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास एक इतनी नहीं, मतलब मान लो और इतनी सारी बुक्स है मेरे पास, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे बिजनेस की बुक चाहिए, अब मैं देखूंगा पहली बुक को, अच्छा ये वाली नहीं है, दूसरी बुक को ये वाली नहीं, तीसरी बुक को ये वाली नहीं, अरे चौथी मिल गई। अभी आपको एक चीज मानो, यहाँ पे तो ये सारी चीजें कंबाइन थी, इसके ये जो बुक्स का एक सेट है, मान लो थोड़ा ऊपर इमेजिन कर लेना, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, इन सब की बुक्स है, अकाउंटेंसी, बिजनेस, सबकी बुक्स है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है। अब मुझे हर एक बुक को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब ये केस है, अभी अलग मान लो, ठीक है, ये सारी अकाउंटेंसी की बुक्स हैं, ये सारी इकोनॉमिक्स की बुक्स है, ये सारी बिजनेस की बुक्स है, ये सारी फिजिक्स की बुक्स है, तो मुझे बिजनेस की बुक्स के लिए भटकना पड़ेगा नहीं, चीजें दिख रही है यार यहाँ पे बुक है मेरे पास, ठीक है। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल आप समझा दोगे। आगे आ जाओ, क्या लिखा होगा 14 नंबर प्रिंसिपल के अंदर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल विद द एग्जांपल। डिसिप्लिन मैं बता चुका हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड में अभी बता चुका हूँ, ठीक है। डिसिप्लिन, सब लोग ऐसे कमिटमेंट्स मैं आपके प्रति पूरी कर रहा हूँ, मेरे के प्रति पूरी कर दो, दोनों खुश हैं। आपका यूनिटी ऑफ कमांड, एक तरफ है घर वाली, दूसरी तरफ है बाहर वाली। घर वाली कह रही है हमारे घर में आओ, वो बाहर वाली कह रही है हमारे घर में आओ, कहाँ पे जाए बेचारा बंदा, क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, घर वाली बाहर वाली में लड़ाई हो जाएगी। ये तो होगा एग्जांपल, रियलिटी सुनो। प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं कि भैया इतना हमारे ऊपर पैसे ज्यादा है, प्रोडक्शन कम कर तू, आराम से धीरे धीरे, पहले दिन की 100 बनाता था 50 बना। सेल्स वाला है कहता भैया हमारे सेल्स ऑर्डर पड़े जल्दी, तू पहले 100 बनाता था, अब 150 बना। एक कह रहा है कि प्रोडक्शन 50 से घटा, दूसरा कह रहा है प्रोडक्शन 50 से बढ़ा। अब क्या करें, दोनों के अंदर प्रोडक्शन वाले का हुक्म नहीं आना, तो फिर ये गलत है, सेल्स वाला मेरे ऊपर भड़केगा, तो यहाँ पे क्या हो, मैं कंफ्यूज होगा, दोनों के अंदर ईगो क्लैशेस हो गए, ठीक है। चलो अब आ जाओ आपके कौन से प्रिंसिपल के ऊपर। अच्छा आगे और है, डिवीजन ऑफ वर्क पूछा गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया गया। रिलायंस कंपनी है, जैसे टाटा जिस हिसाब से नमक बेचता है उस हिसाब से बाइक नहीं, मोटर मार्केट में काम नहीं करता, जिस हिसाब से मोटर मार्केट में काम करता है वैसे ये अपना टाटा नमक नहीं बेचता। जो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहते हैं, एलविस यादव की, एलविस भाई तो बहुत एलविस भाई है, तो उनके लिए बड़ा मस्त था उनका, जैसे मुझे उनका मीम बड़ा याद आ जाता है। जैसे उनका पेपर होता है कोई एसएसटी का, तो वो कहते हैं हिस्ट्री तू कर ली, पॉलिटिकल तू कर ली, इकोनॉमिक्स तू कर ली और जियोग्राफी तू कर ली, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, एक बच्चे के दिमाग के ऊपर सारे टॉपिक्स करने के बजाय सब पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया कि एग्जाम में सब एक दूसरे की मदद करेंगे। ये तो क्या हमारी मीम्स की बात है, और टॉपिक आपकी कंसेप्ट दिमाग में ऐसी चीजें जो मीम्स होती हैं, फनी साइड्स होती हैं, इनसे दिमाग में कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसका रियल कंसेप्ट सुनो, ठीक है। अब मैं एक कंपनी के अंदर, जैसे मैं ही प्रोडक्शन वाला काम संभाल रहा हूँ, मैं ही सेल्स संभाल रहा हूँ, मैं ही मार्केटिंग संभाल रहा हूँ, मैं ही फाइनेंस संभाल रहा हूँ, सारी चीजें कौन संभाल रहा है, मैं, सबका करता धरता कौन, मैं। अब एक चीज बताओ, मैं ही प्रोडक्शन वाला, मैं ही सेल्स वाला, क्या मेरे सर पे क्या होगा, बर्डन ही बर्डन, ऐसे सर चकराएगा, जब सर तेरा चकराए और कमर कहे आए हाय, वही वाली केस हो जाएगा मेरे साथ। मैं अगर, अब ये तो हो गया एक केस, मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं ढंग से कोई काम कर नहीं पाऊंगा। दूसरे केस में क्या होगा, मैंने प्रोडक्शन ले लिया, एक और एम्प्लॉय है सेल्स, एक और को फाइनेंस, एक और को मार्केटिंग, तब क्या हुआ, अब मेरा बर्डन क्या होगा, कम हो गया, मैं प्रोडक्शन के अंदर प्रॉपर ध्यान देने लग पड़ा, तो यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन है और इनको हो गया हमारी एफिशिएंसी, ठीक है। तो प्रिंसिपल अब एक्सप्लेन कर दोगे। अगला देखो, स्केलर चेन और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सोनल। स्केलर चेन में अभी बताया, स्केलर चेन के अंदर मतलब है कि आपको अपने जितने भी लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट, उन सबको फॉलो करना होगा आपको, ताकि इंफॉर्मेशन सबके पास से जाए। ऐसा ना हो कि आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट दोस्त, जैसे दोस्तों में होता है ना काफी बार कि ऐसा होता है हम दोस्तों के अंदर की, जैसे दो तीन दोस्त होते हैं, वो कहते हैं आपस में कोई बात हो जाती है दो दोस्तों के बीच के अंदर, फिर तीसरा दोस्त कहता है मुझे भी बताओ मुझे भी बताओ, तो वो स्केलर चेन है कि दो जनों के एम्प्लॉयज के अंदर बात हो रही है कोई कंपनी से रिलेटेड, तीसरा पर्सन को वो बात पता नहीं, तो उसे लेफ्ट आउट फील होगा ना। तो स्केलर चेन के अंदर होता है कि सारे सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि सबको पता चले कि कंपनी में क्या हो रहा है। एक और चीज आती है, अगर इमरजेंसी है तो हम यहाँ पे एक और शॉर्टकट यूज करते हैं जिसका नाम होता है गैंग प्लान। क्या इस्तेमाल करते हैं, गैंग प्लान को इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट है कि क्या अगर दो पर्सन एट द सेम लेवल और इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सोनल। टेन्योर का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसफर, पर्सोनल का मतलब होता है आपका एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय का बार बार ट्रांसफर मत करो कि कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया कोई केस यहाँ पे हो गया। यानी कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। देखो एक पर्सन क्या हुआ कि पहले दिन गया ऑफिस, नमस्ते मैम, नया एम्प्लॉय, नया आए बैठे काम करने बैठे, अगले दिन एम्प्लॉय के कहता वो तेरा साधु वाली है वहां पे जा, साधु वाली गए, हेलो मैम, बैठा काम करने लगा। कल तुझे वहां पे दूसरे ऑफिस में जाना है, भैया एक जगह फिक्स तो कर दो। अगर आप एक एम्प्लॉय का बार बार ट्रांसफर करोगे, जैसे आपकी क्लास मान लो आप एक सेक्शन के अंदर, जैसे मेरे सेक्शन होते थे ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू एस,
ठीक है। तो मैं जो ऑरेंज सेक्शन के अंदर था मैं हमेशा से, अब मुझे ऑरेंज से एक दिन ऑरेंज में बैठाए, दूसरे दिन व्हाइट में बैठाए, तीसरे दिन ग्रीन में बैठाए, तो मैं क्या कहूंगा ना यार दोस्त बन रहे हैं मेरे। क्यों? क्योंकि दोस्त बनाने में टाइम लगता है। अगर दोस्त 5-10 दिन बातचीत करके फिर कोई दोस्त बनता है हमारा, क्या हम ऐसे देखते हैं दोस्ती काबिल दोस्त है, ऐसे नहीं है गले चलते फिरते दोस्त। अच्छे दोस्त एक अच्छी बॉन्डिंग क्लास के अंदर बनाने के लिए मुझे तो वहां पे स्टिक करना पड़ेगा, वो होगा नहीं। दूसरा, अगर मैं कई टीचर है, अब हर एक क्लास के अंदर अलग अलग टीचर है, आज मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ, कल मैं दूसरे टीचर से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, ये वाले सर के कंसेप्ट कुछ अलग हो गए, इनके कंसेप्ट कुछ अलग हो गए, भले टॉपिक सेम पर कंसेप्ट कहीं ना कहीं अलग होते हैं। अब मैं किसकी बात सुनूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ना मैं अपने प्रॉपर एबिलिटी डेवलप कर पाऊंगा, ना एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह पाऊंगा। ठीक है, आगे देखो आपका एक्सप्लेन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बता चुका हूं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टाटा जी के बारे में। अच्छा, चार है। एक्सपेक्टेड ऑफ टीम यूनिट है, इक्विटी के अंदर जेंडर इक्वालिटी, और इनिशिएटिव के अंदर आपका आ जाएगा कि भैया बोलो, कुछ बोलो, खाली मत बैठो, बोलो, अपने सजेशन दो मुझे, ताकि मैं तुम्हारे सजेशंस के ऊपर काम कर सकूं। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल मैंने अभी समझा दिया, तो आप देख रहे हो, पैटर्न नोटिस कर लो गाइस, पैटर्न नोटिस करो। ये चीज भाव, ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये तो फ्यूल में नहीं आता। चलो, स्केलेज मैंने अभी बता दिया, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिक्का उछाला कि अगर हेड आए तो लेबर इंटेंसिव, टेल आए तो कैपिटल इंटेंसिव, ये ना। देखो मेरी कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या, अच्छा, अब मैं अपनी कंपनी के अंदर लेबर इंटेंसिव करूं, कैपिटल इंटेंसिव करूं, मैं पॉइंट लेके आऊंगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कैपिटल इंटेंसिव सही है, लेकिन कॉस्ट एक बार इसमें ज्यादा लगेगी, पता नहीं कितने साल में बियर आउट होगी। यहाँ पे कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसकी ये डिसएडवांटेज है, इसकी ये डिसएडवांटेज है, इसकी डिसएडवांटेज को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, सारे पॉइंट्स आएंगे ना। तो मैं क्या करूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। तो एनालिसिस करना होता है, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, साइंस यहाँ पे मतलब होता है एनालिसिस का, कि आपको एनालिसिस करने, ऐसा नहीं सिक्का उछाला शिवाजी द बॉस की तरह, वो नहीं चलता यहाँ पे सिस्टम। ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करना होता है हर एक चीज का। अगला प्रिंसिपल है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यार ये दूसरे प्रिंसिपल मिक्स हो रही है इसके अंदर। चलो एक्सप्लेन करो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मैंने बताया, मैं अपनी कमिटमेंट्स आपके प्रति पूरी करूंगा, आप मेरे प्रति अपनी कमिटमेंट पूरी करो, तो हम दोनों क्या होंगे, डिसिप्लिन के अंदर रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है, यार शांति या भंग मत करो। वर्कर सोचते हैं, वर्कर पता है क्या कहते हैं, यार ये मैनेजर है ना, बड़े बड़े साहब, ये बड़े साहब है, सिर्फ नाम के साहब होते हैं, दिल के गरीब होते हैं। बड़े साहब सोचे ये वर्कर सीना काहे के लोग हैं, ये कहां से उठ के आ जाते हैं, इन्हें ना बोलने की जमीन ना कुछ और है ऐसे। अब इन दोनों ने क्या करा हुआ है, एक दूसरे के प्रति ऐसे खड़े हुए कि भैया ना हम तो नहीं है, तो हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड कहता है, तू इधर मुड़, तू इधर मुड़, दोनों आपस में हाथ मिलाओ। हम बोलते हैं मैनेजर वाले को, देख इसके बगैर काम कर लेगा, तू जो ऑर्डर पास करता है कौन करता है, वर्कर्स करते हैं, तो बता, वो कहता हाँ बात तो सही है। वर्कर्स तो कहेंगे तू काम करते है, तेरी दिहाड़ी कौन देता है, ये देता है, तुझे काम कैसे करना है कौन बताता है, ये बताता है। तो ऐसे आपस में लड़ाई करो, तो एक दूसरे को क्या बताना, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि बॉस तुम क्यों इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है ना, तो वैसे लड़के को नहीं समझ आते कि देख तेरी पत्नी है वो कहाँ जाएगा इसके बगैर, क्या इज्जत रहेगी तेरी बाइक के अंदर, है ना, बिल्कुल उस प्रकार का ही। चलो अब हमारा फ्यूल तो गया, बारी है टेलर की। ठीक है, अब टेलर के ऊपर आ जाते हैं। टेलर के कुछ पहले 1 मार्कर देखेंगे, सिमिलर सेम पैटर्न चलेगा, पहले 1 मार्कर देखेंगे, फिर 2 फिर 3 मार्कर, 4 5 मार्कर और 6 मार्कर, ऐसे कर करके हम सारा पॉइंट अच्छे से इसमें कवर करेंगे। तो चलो बॉस अब टेलर के बारे में बात कर लेते हैं। भैया टेलर की क्या टेक्निक्स थी, क्या प्रिंसिपल थे, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्यों निकलवाते हैं आप लोग, टाइम स्टडी है ये। ठीक है, अगर पीडीएफ पता है ना कहाँ से डाउनलोड करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो यार, मैं तो वेट कर रहा हूँ, कोई तो मैसेज करो, कोई स्टूडेंट तो मैसेज कर दे मुझे, कोई तो बात करो। ठीक है, तो टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी के अंदर हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि भैया एक पर्टिकुलर काम को करने के अंदर, जैसे मुझे बॉक्स बनाना है, ठीक है, एक बॉक्स बनाने के अंदर मुझे कितना टाइम लग रहा है। जैसे मैंने बॉक्स बनाया 5 सेकंड लगे मुझे, ठीक है, मैंने दूसरी बार बनाया 7 लगे, तो एक और बार बनाया मैंने, फिर मुझे 8 लग गए। ठीक है, ऐसे करते करते फिर मैंने क्या कहा, मैंने एवरेज निकालता हूँ। मैंने एवरेज देखा कि 5 + 7 + 8 बन गए अपने ये 20 का मैंने कुछ एवरेज निकाला इसके अंदर, तो कुछ बन गया हमारा। मतलब एक बॉक्स को बनाने के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 सेकंड के अंदर आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, दिमाग के अंदर क्लियर होगी बात की कितने सेकंड के अंदर बनाना है, अबाउट 7 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, टाइम स्टडी के एक पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर टास्क को करने के अंदर कितना टाइम लगाना है।
फिर आता है फटीग स्टडी के बारे में बताओ। फटीग स्टडी क्या होता है? रेस्ट इंटरवल्स के लिए कि कितने रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए और कितनी देर के रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी की कौन सा मेथड लगाना चाहिए। ये कि हम अगर कोई पर्टिकुलर मेथड लगा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इस मेथड के पर्टिकुलर पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या, पॉजिटिव पॉइंट्स को साइड हटाओ, नेगेटिव पॉइंट्स जो है उनके ऊपर मैं कैसे काम करूं कि अगर मुझे इनसे मुझे अगर 50 करोड़ का लॉस है तो मैं मेरे लॉस को जो 50 करोड़ का इन सारी चीजों को रेमो से 10 करोड़ पे कैसे लेके आऊं, कम कैसे करूं मेरा लॉस। ये सारी चीजें मेथड स्टडी होती है। ठीक है, आ जाओ आपका स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोई भी एक प्रिंसिपल बता दो। साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब देख लो यार, अभी बताया था क्या, कैसा नहीं होना चाहिए, तुक्का हमारा नहीं, एनालिसिस करना। फिर नेम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच एम्फसाइजेस ऑन द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ मेथड स्टडी। यार एक सेकंड रुको। नेम द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल of scientific management which emphasizes on the study and analysis of methods rather than estimations। तो यहाँ पे मेथड स्टडी भी एक तरीके से सही है, सही नॉट अ रूल ऑफ थंब भी, दोनों ही यहाँ पे बात सही साबित होती है। ऐसा नहीं कि साइन नॉट अ रूल ऑफ जो मेथड स्टडी वो नहीं लगेगा, मेथड स्टडी भी इसके अंदर सही आंसर है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी, अननेसेसरी मोशंस को हटाना। याद है एग्जांपल दिया था, नीचे से ऊपर, आए हाय कमर, आए हाय कमर, एक अमर डिस्को डांस ना 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 जिंदगी में गाना। ठीक है, ये होता है आपके मोशन स्टडी। Which technique of Taylor differentiates between efficient worker and inefficient workers। कि आपको पता चल जाती है कि मेरा वर्कर कौन सा एफिशिएंट है और कौन सा आपका वर्कर इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा आपका डिफरेंशियल प्राइस पे सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, मैं आप लोगों को देता हूँ कि जैसे कितना काम, मतलब जैसे बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, जो बंदा 100 बॉक्स बनाता है, मैंने एवरेज निकाला कि एवरेज आपको 100 बॉक्स बनाना है। अगर आप 100 बॉक्सेस बनाते हो तो आपको मैं 100 रुपए दूंगा पर बॉक्स के, ईच बॉक्स। ठीक है, जो बंदा 100 से कम बनाता है, ठीक है, लेस देन 100 से, मैं उसे कहूंगा कि भाई तो भले 99 बना ले, मैं तुझे 90 रुपए दूंगा। और जो एक भी ज्यादा बना ले, मैं उसे कितने दूंगा, 110 दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कौन से वर्कर एफिशिएंट है, कौन से इनएफिशिएंट है। इसका एक और बेनिफिट होता है, जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में वो भी ज्यादा काम करने लग पड़ेंगे। ठीक है, which revolution involve a change in the attitude of worker and management towards one another from competition to cooperation। यानी कि not individualism, cooperation not individualism। मैं कल्ला नहीं हूँ यार, ऐसा नहीं है, हम सब है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखना होता है, जैसे वर्कर्स जो है उन्हें क्या करना है कि वर्कर्स को अच्छे से काम करना है, और जो इंडिविजुअल जैसे मैनेजर्स हैं उन्हें उनके साथ कोऑपरेट करना है, अपने प्रॉफिट्स को उनके साथ देना है, और वर्कर्स को भी अननेसेसरी डिमांड्स या स्ट्राइक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमारा ये हो गया 8th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर देखो, विच टेक्निक ऑफ टेलर एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर अ वर्कर डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम। पैसा है तो पैसा है, पैसा से बड़ा कौन है। ओके, विच टेक्निक ऑफ टेलर सेपरेट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शनल फोरमैनशिप। 4 बॉक्स यहाँ पे होते हैं, 4 बॉक्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है गैंग, अपना गैंग बॉस आ जाता है। ठीक है, अपना गैंग बॉस आ जाता है जो कि आपको पर्टिकुलर जो भी आपकी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो देते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आ जाता है जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। फिर आ जाता है आपका इसके अंदर स्पीड एंड कॉस्ट वाला आ जाता है। ठीक है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग बताता है। फिर एक डिसिप्लिनेरियन आ जाता है। सिमिलरली वहाँ पे भी वही सेम चीजें चलती है, हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ पे। ठीक है, विच टेक्निक्स ऑफ टेलर सेपरेट। ओके, ये तो हो गया ना। ओके, व्हाई डिड टेलर डेवलप द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम। क्यों डेवलप करी उसने, ताकि एक तो उसका है कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है उनका पता चल जाए, दूसरा वो मोटिवेट होंगे भैया ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अच्छा काम करना पड़ेगा। Which technique of Taylor is the extension of the principle of division of work functional foremanship। एक तरीके से है आपका इसका एक्सटेंशन है कि जिस तरीके से हम एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं, जैसे हमने कहा 8 बॉस होने चाहिए, तो 8 बॉस के अंदर हमने देखा कि किस किस पर्टिकुलर हिसाब से, यानी कि हम क्या करें, वर्क डिवाइड करें। अब जो इंस्पेक्टर है उसे पता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, जो स्पीड बॉस है उसे पता है मुझे किस हिसाब से काम करना है, पता है कि हमें किस हिसाब से काम करना है। फिर व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने आपको ढाबे का एग्जांपल दिया था, जैसे ढाबे के अंदर 100 डिश है यार, उसके लिए इन्वेंट्री ज्यादा लगेगी, सारी चीजें ज्यादा लगेगी, तो ज्यादा ऐसे वैरायटी ज्यादा, मतलब वैरायटी कम, तो इससे क्या होगा, एक तो बंदा कम कंफ्यूज होगा, उसके सामने 50 चीजें लोग एक चीज उठाने में कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सी उठाऊं। 10 चीजें लोग आराम से परख लेगा कि इन में से मुझे ज्यादा पसंद है ना। तो इससे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम होगी और कंफ्यूज जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज कम होगा। Why do Taylor's technique of scientific management not applicable to all types of all types। देखो यार, वैसे ये जो प्रिंसिपल है ना, ये मैंने आपको वैसे ही बताया है कि सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों नहीं लगते, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं
इनके पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, वैलिडिटी नहीं होती। क्या फर्क होता है? वैलिडिटी का मतलब ये तो नहीं, ये जैसे मैंने उसे ऊपर फेंका तो ये नीचे आएगा, ऊपर फेंकोगे तो इसे ये नीचे आएगा, ये है यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैं मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल लगा लूँ, कहीं सेम अप्लाई होगा लेकिन क्या सेम रिजल्ट देगा इसका पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हो गए एक मार्कर्स भी कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू द 3 मार्कर्स। 3 मार्कर्स के अंदर आपको क्या बताना है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ, और वही 2 वैल्यूज बताने क्या क्या है। ओके, पवन जो है हमारा वर्क कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर एक CFL। ठीक है, सारे लाइट्स वाली कंपनी में क्यों काम कर रहे हैं? ठीक है, CFL बल्ब बना रहे हैं। देयर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनके अंदर। अच्छी बात है यार ये तो। द वर्किंग कंडीशंस आर वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है यार तो। द कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, ये भी बहुत बढ़िया बात है। एज अ पॉलिसी ऑफ मैटर मैनेजमेंट इज शेयरिंग द गेन्स विद द वर्कर। प्लीज यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड लगेगा। क्यों? क्योंकि वर्कर्स क्या कर रहे हैं यार, मास्टर हमारा गणना बढ़िया है, मास्टर क्या है बोला हमारा वर्कर ना देख ले यहाँ का छोरा ही। तो दोनों के प्रति क्या है? क्या वो ऐसे खड़े हुए या ऐसे खड़े हुए एक दूसरे के प्रति हैं? क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता है। हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड आ जाएगा। अगला पॉइंट देखो, ABC लिमिटेड एंगेज्ड है। ओके, इसके अंदर आपको प्रिंसिपल बताना है। इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट देयर इज ऑलमोस्ट equal division of work and responsibility between the worker and management. The management even takes the worker into confidence before taking important decisions. यानी कि वो कह रहे हैं कि भैया मैं कल्ला नहीं हूँ, मैनेजर कह रहा है मैं कल्ला नहीं हूँ, तुम लोग मेरे साथ हो। आई एम नॉट इंडिविजुअल, यू आर, वी आर बोथ, यार कॉपरेशन, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक्सप्लेन हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड एज द साइंटिफिक प्रिंसिपल। वही मैंने अभी समझाया कि भैया वो तो काम के है नहीं, बड़े बड़े साहब बड़ी बड़ी कुर्सियों बैठ जाते हैं, ये वर्कर किसी काम के है नहीं, ऐसे कोर्ट ऐसे बैठे हुए कि ना मैं इससे बात नहीं करता, तो इसके बगैर काम करेगा नहीं, तो इसके बगैर काम करेगा नहीं। तो बात सिंपल है यार, काहे की तरह मगजमारी। एक्सप्लेन कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये बार बार यही आएंगे। अभी एक्सप्लेन किया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल क्या होता है आपका। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल के अंदर कि मैं कल्ला नहीं हूँ, हम सब कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच नीड्स एस्टैब्लिशिंग इंटरचेंजेबिलिटी और मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक व्हिच हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। चलो क्वेश्चन एक बार इग्नोर करो, मैं इसके इसे एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर देख के वापस आप लोगों को इसके ऊपर एक शॉर्ट बना के दे दूंगा। मुझे एक बार थोड़ा क्वेश्चन में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आगे वाले क्वेश्चन में देखो, नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड थस रिजल्ट्स इन सेविंग द कॉस्ट। आपको ऐसा प्रिंसिपल बताना है जिसके अंदर आप ये एलिमिनेट करते हो अननेसेसरी डाइवर्सिटी। ढाबे पे गए, दाल मखनी, ये कोफ्ता वो कोफ्ता, ये अरे क्या सिंप्लीफिकेशन लेके आओ, 10 चीजें रख दो बस, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 या 5 नंबर के ऊपर आ जाओ, क्या कहते हैं हमारे 4-5 नंबर वाले। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर आप काम बांटते थे, यहाँ पे भी हम काम बांटेंगे फंक्शनल फॉर्म में। सिर्फ 8 बॉक्स है आपके, ठीक है। हाँ, ये रे रूट क्लर्क आ गया, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आ गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क था, डिसिप्लिनेरियन, वैसे गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। फिर आ जाता है एक्सप्लेन दैट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच इज स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर अरे डिफरेंशियल प्राइसिंग सिस्टम। वही मैंने आपको बताया 100 पे 100 बनाने, 100 बनाओगे तो 100 से एक भी कम बनाया तो 90, 100 से एक भी ज्यादा बनाया तो 110 के हिसाब से हिसाब होगा आप लोगों का। एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ टेलर, कोई भी 2 टेक्निक्स बता दो टेलर की, आप ये फंक्शनल फॉर्मेट से बता दो, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन बता दो, इसके अलावा डिफरेंशियल प्राइसिंग सिस्टम बता दो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ फंक्शनल फॉर्मेटशिप एंड मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी इज नथिंग मच मोर योर आपका हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के दोनों के पॉइंट्स लिख दे, इसके अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। अगला देखो, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब बता दोगे, इसके अंदर आप कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी लेवल। यहां पे हम ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 5 की सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखो, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट है, ओके। आपको क्या निकालना है इसके अंदर, व्हाट स्टेप विल यू सजेस्ट टू एंश्योर दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन
अकॉर्डिंग विद द परफॉर्मेंस एज पर द टाइम एंड मोशन स्टडी। ओके, आपको टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में बताना है। आप वैसे पता है काफी क्वेश्चन का क्या होता है, आपको काफी क्वेश्चन की स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जनरली बता रहा हूँ। आपको अगर लास्ट टाइम पढ़ लो और आपको पता है कि आपको टाइम स्टडी और मोशन स्टडी बतानी, तो क्यों इतनी मगजमारी करनी? टाइम स्टडी की कितना टाइम लेना है, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन के काम करने के अंदर हम एवरेज निकालेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा इफेक्टिव कौन है, इनइफेक्टिव कौन है। सिमिलरली मोशन स्टडी I am a disco dancer. ठीक है, with this we came to an end of our PYQs of second number chapter. I hope आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हम हर एक टॉपिक को बहुत ही स्पीड के अंदर और बहुत अच्छे से कवर करें ताकि आपका सिलेबस मैं 27 दिसंबर को कंप्लीट करवा दूं। तब तक के लिए बने रहिएगा AMI पे ऊपर। और यार प्लीज रिक्वेस्ट है, नए हो नए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, प्लीज, इट्स अ हाईली रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो भारत माता की जय।